हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लेके आए हैं इम्तिहान कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज जो कि 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। इस टेस्ट में पूरे फुल लेंथ सिलेबस कवर किया गया है और ये इम्तिहान कोचिंग सेंटर का हम पहला टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। और हमारे चैनल पर अगर बात करें तो ये टेस्ट नंबर होगा 23। हमारे चैनल पर टेस्ट नंबर 23 होगा। जिन भी लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ये जो है पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी, इसी नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और सर्च कर लीजिएगा, फाइल में जाकर सर्च कीजिएगा तो सारी टेस्ट सीरीज़ इम्तिहान का तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी बहुत सारे कोचिंग का वहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया गया है। तो जिन लोगों को भी चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि विलेज पंचायत के बारे में, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ए का सही आंसर हो गया सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। अब पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कितने न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। तो देखिए, ये दो जो आप देख रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये क्या है कि न्यायालयों में जो कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें परिवर्तनीय नहीं है। इसमें एक ही परिवर्तनीय है, जो कौन सा है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो 2 का सही आंसर हो गया आपका बी। किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा को क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो देखिए, अंडर द आर्टिकल ऑफ 243, मतलब अनुच्छेद 243 पार्ट 9 में ये कहा गया है कि अगर किसी नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अगर अल्टर करना हो तो इसके लिए कौन सुप्रीम पावर है। तो इसके लिए पावर है, मतलब इससे रिलेटेड किसके हाथ में पावर है, तो इसके रिलेटेड होता है पावर उस राज्य के राज्यपाल में। तो सही आंसर हो गया 3 का, सही आंसर हो गया 3 का बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, मतलब उस राज्य का वो राज्यपाल होना चाहिए, उसी के अंतर्गत ये पावर है। अनुच्छेद 243 में ये मेंशन है कि नगर पालिका का सीमा क्षेत्र वो अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो 3 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। तो दिल्ली को जो एनसीआर कहा जाता है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, या एनसीटी भी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में, उसी के अंतर्गत ये बना था, ठीक है। तो 4 का सही आंसर हो गया बी। 5 कहा जा रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है इसको, इसका जो स्थापना किया गया था 1964 में किया गया था। एक रेजोल्यूशन लाके पास कर के ये जो है संस्था का गठन किया गया था। तो ये जो है संथानम समिति के रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था, सतर्कता आयोग, या कह सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सही आंसर हो गया 5 का ए। नंबर 6 है और यहाँ पर कहा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है, उससे संबंधित है या नहीं, ये कौन सा सही है ये चूज करना है। तो देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है 371 ए। तो देखिए 371 ए जो है, ये 13वां अमेंडमेंट एक्ट आया था 1962 में, ये नागालैंड से संबंधित है। तो पहला क्या हो गया आपका, पहला गलत हो गया। दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है 371 सी। 371 सी 27वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 में, और ये लाया गया था मणिपुर के लिए, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका सही हो गया, दूसरा सही हो गया। एक सेकेंड, दूसरा जो है ये सही है। उसके बाद है तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 371 ई। 371 ई लाया गया था आपको आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक। एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था 371 ई के तहत आंध्र प्रदेश को। तो ये तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है 371 जी।
371 जी किससे संबंधित है? तो ये 1986 में जब 53वां अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसी टाइम में मिजोरम के लिए ये लाया गया था। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। बाकी सब स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो गया। तो 2 और 4 कौन सा हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। 371 सी मणिपुर के लिए जो स्पेशल स्टेटस दिया गया हुआ है वो 371 सी के तहत, और 371 जी जो दिया गया है ये मिजोरम को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में केंद्र की अविष्ट शक्तियों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। सही आंसर हो गया 7 का बी। नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो देखिए कितना दिया हुआ है? अनुसूची नंबर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 5th की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? 5th शेड्यूल में क्या है कि स्पेशल प्रोविज़न किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के लिए किसके? शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया के बारे में कहा गया है। और 6th शेड्यूल में ये बात किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरिया को जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं वो किस किस राज्य के लिए किया गया था? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया 8 का बी। असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय इससे संबंधित है ये 6ठी अनुसूची। ठीक है, ये पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चूज करना है। तो देखिए इसमें जो दिख रहा है 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसमें कि इसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची शामिल है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि प्रथम संशोधन जब हुआ था 1951 में, उसकी बात कर रहा है। तो प्रथम संशोधन द्वारा अनुसूचित को संविधान का अंग बनाया गया था। बिल्कुल सही। जिस टाइम में बना था संविधान 8 सूची था, तो प्रथम संशोधन में इसको ऐड किया गया था 8 अनुसूची, जो कि अभी कितना हो गया वर्तमान में? 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कृषि कानून भूमि के मुद्दों से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है। तो 9 का सही आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें कहा जा रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो देखिए ये सीधी सीधी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्रेसिडेंट को सौंपता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 148 से लेके 151 तक जो उपबंध दिया गया है वो दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को दिया। इसका मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग से रिलेटेड है ये। और इसमें जो है इसका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका रिटायरमेंट 6 साल का होता है या तो 65 साल का होता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो गया कौन सा? 10 का सी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदों के विशेष अधिकारों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर मतलब 105 है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ये पावर के बारे में, पावर को डिफाइन करता है जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होगा, जितने भी कमेटी वगैरह, तो इससे ये है अनुच्छेद 105 इससे संबंधित है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो गया बी। है 12। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। 324 से लेकर 329 तक जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो संबंधित किससे है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो 12 का सही आंसर हो गया ए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय का कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है? जिसे आप लोग 3 टाइप का जो है न्याय की बात करते हैं, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वगैरह बात करते हैं हम लोग। मतलब देखिए हमारे संविधान में 3 टाइप का जस्टिस का हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसमें अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में जो है ये आर्थिक न्याय की बात की गई है।
ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया बी। फंडामेंटल राइट में कहीं भी आर्थिक न्याय का डिस्कस नहीं किया गया है या कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रस्तावना में, जिसको प्रिम्बल कहा जाता है, और नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहते हैं डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आर्थिक न्याय की बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। तो 13 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 14 है और इसमें कहा जा रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नहीं, ये जो है गलत है। यहाँ पर मनोनीत जो है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में भाग नहीं लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, 1। ठीक है, और ये जो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में जो कहता है, ये आर्टिकल 66 में ये बात मेंशन है, या फिर जितने भी उपबंध है वाइस प्रेसिडेंट के या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में सारे किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 66 जो है संबंधित है उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से। इसमें इलेक्टोरल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तो भाग लेते ही लेते हैं, और मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, ओनली 1 है 15। और इसमें कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2026 तक प्रत्येक विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ये संविधान संशोधन, यह आर्टिकल 170 से रिलेटेड है, और ये संविधान संशोधन 84 था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में लाया गया था, और उसमें कहा गया था कि 2026 तक किसी भी विधानमंडल में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो गया अब बी, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। 16 और इसमें कहा जा रहा है रुपये के कमज़ोर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसमें कारण हो सकता है क्या, चालू खाता घाटा बढ़ना, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी। 17 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि UIDF का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है। तो देखिए, अभी जो बजट पेश किया गया है 2023-24 में, उसमें UIDF का मतलब होता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब कि प्रायोरिटी दिया गया है कि कौन सेक्टर को पहले डेवलप किया जाएगा, उसके बाद किसको किया जाएगा, प्रायोरिटी टाइप से वो डेवलप किया जाएगा। तो UIDF का मतलब क्या होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसका हिंदी होता है शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि। सही आंसर हो गया 17 का ए। ठीक है, चलिए 18 नंबर में हम लोग देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे लाने की बात दोहराई है। तो ये 4.5% से नीचे लाने की बात कही है। तो 18 का सही आंसर हो गया बी। वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और ये सब बजट में सारे बात मेंशन है, तो एक बार आप लोग बजट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राज्य का भी और केंद्र का भी, और आर्थिक समीक्षा भी आप लोग को अच्छे से करना है, 2-3 बार करके जाइएगा, सारा पॉइंट याद हो जाएगा आप लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए बिहार की GDP की वृद्धि दर अनुमान मूल्यों पर कितना था। तो ये था, कितना रखा गया था, 15% रखा गया था। सही आंसर हो गया 19 का बी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला समग्र बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिला में से नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा नहीं है, तो ये नालंदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा है। तो देखिए 1 नंबर पे आता है पटना। ठीक है, 1 नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, और तीसरे नंबर पर आता है मुंगेर, मुंगेर। ठीक है, नालंदा इससे संबंधित नहीं है। तो पटना, बेगूसराय एवं पटना 1 नंबर पर, बेगूसराय 2 नंबर पर, मुंगेर तीसरे नंबर पे। सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करें, या 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें सबसे लिस्ट डेवलप है, वो है सीतामढ़ी है,
अररिया है, फिर शिवहर है, शिवहर, ठीक है। तो इसमें 20 नंबर का याद रखिएगा, नालंदा संबंधित नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए ये मार्क कर लीजिएगा, या नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला हम लोग बात करेंगे, पहला दिया हुआ है कि यह वित्तीय प्रणाली के नियम और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है। ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता नहीं। ये व्यवसाय को ऋण नहीं देता है। ये क्या हो गया आपका, ये सी नंबर पॉइंट गलत हो गया। ये व्यवसाय को नहीं, ये बैंक को लोन देता है। तो ये सी नंबर ही खोजना था हम लोग को, नहीं तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। और डी नंबर कह रहा है, ये मुद्रा नोटों को जारी करता है, विनियम करता है और नष्ट कर देता है। तो तीसरा डी भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट सही नहीं है। यह कह रहा है कि यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है। ये व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, ये बैंकों को देता है। 22 इसमें कहा जा रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसने नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की। तो ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है अभी म्यूनसिपल फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया है। तो सही आंसर हो गया 22 का बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सूची 1 और सूची 2 को जो भी सही है उसको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, क्रांति दिया हुआ है, उससे संबंधित जो है जो क्या प्रोडक्शन किया जाता है वो दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है श्वेत क्रांति, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ए का सही आंसर हो गया ए का सही आंसर हो गया, ये सही है इसका मिलान। दूसरा है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा भी ए बी का दूसरा भी सही है। तीसरा है ब्लू क्रांति, या उसको बोला जाता है नील क्रांति, और इससे संबंधित किससे है, ये समुद्री उत्पादन से या फिर मछली प्रोडक्शन कह सकते हैं। तो समुद्री उत्पाद से ये संबंधित है। तो सी का तीसरा भी सही है। चौथा नंबर है, डी नंबर है स्वर्ण क्रांति, जिसको गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जूट प्रोडक्शन से संबंधित है। तो ये तीनों जो है सारे मिलान सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, मतलब 1 2 3 सारे मिलान सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, बिहार में 2016 से लेकर 2022 तक कुल 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसमें से अधिकतम विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है। तो देखिए जो पीरियड था 2016 से लेकर 22 तक, इसमें टोटल 1356 किलोमीटर रोड बनाया, मतलब नेशनल हाईवे बनाया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम लेंथ कहाँ पर है, तो समस्तीपुर में 127 किलोमीटर का लेंथ जो है कवर किया है समस्तीपुर में, 127 किलोमीटर, और यही क्या है मैक्सिमम है। उसके नंबर पे दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है पटना का स्थान, 111 किलोमीटर यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद है तीसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का, यहाँ पर 107 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसमें सही आंसर हो गया आपका, इसका सही आंसर हो गया ए, समस्तीपुर। ठीक है, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार अगर हम लोग देखें सितंबर 2022 में जो डेटा के उसके अनुसार, तो सबसे ज़्यादा लेंथ जो है पटना में कवर किया गया है, 506 किलोमीटर यहाँ पर बना है। फिर मधुबनी में 322 किलोमीटर, फिर मुजफ्फरपुर में 297 किलोमीटर। अगर सबसे कम कहाँ पर बना है तो शिवहर में ओनली 22 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, सबसे कम शिवहर में ही है। उससे थोड़ा ऊपर बात करें शेखपुरा में लगभग 46 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है। उससे अगर ऊपर थोड़ा बात करें तो लखीसराय। तो सबसे नीचे वाला 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया शिवहर, शेखपुरा एवं लखीसराय। और इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे कहा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये विश्व बैंक के द्वारा क्या है, जारी नहीं किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो हम लोग को गलत ही खोजना था, तो ये जो है इसका गलत है। आगे देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है या जारी किया जाता है। बिल्कुल सही, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जारी किया जाता है। सही है।
डी नंबर कह रहा है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है बी सी डी सही है, लेकिन ये जो है आपका ए नंबर ये सही नहीं है। ये दिया हुआ है विश्व बैंक, लेकिन ये विश्व बैंक के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये विश्व आर्थिक मंच जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 25 का सही आंसर हो गया ए। और इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। तो देखिए वैसे जो कहा गया है 2047 तक कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो गया है क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कहा कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के क्षेत्र में बना दिया जाएगा 1947 तक। तो सही आंसर हो गया 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार श्री अन्न के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्न इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में ये जो है प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो हम लोग पहले नंबर पर, और अगर एक्सपोर्टर की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है। तो इसका सही आंसर हो गया 27 का ए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के सभी छात्रों के विवरण का प्रबंधन करने और शिक्षा से संबंधित संपूर्ण संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है मेधा सॉफ्ट। सही आंसर है 28 का सी, मेधा सॉफ्ट। नंबर है 29, इसमें कहा जा रहा है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना था 1980 से लेकर 85 के पीरियड में ये लॉन्च किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना का ये समय काल था। इसमें जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1980 को। इसके अंतर्गत था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था इसके अंतर्गत कि गरीबी को मिटाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। तो याद रखिएगा ये क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1980 को। तो 29 का सही आंसर हो गया ए, एकीकृत ग्रामीण विकास है 30। और इसमें कहा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कि ये केवल रबी फसल के मौसम के लिए घोषित किया जाता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि रबी फसल के लिए घोषित किया जाए, और भी सारे फसल के लिए इसके अंतर्गत लगभग 23-24 प्रोडक्ट है जिसके लिए एमएसपी मूल्य निर्धारित करती है कौन, केंद्र सरकार। और किसके सिफारिश पर, तो मूल आयोग जिसको बोला जाता है सीएसपी की सिफारिश पर ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इन्हें वर्ष में एक बार ही घोषित किया जाता है। नहीं, वर्ष में एक बार नहीं, जैसे जो फसल की कटाई के टाइम आता है या बुआई का टाइम आता है बुआई का टाइम जब आता है तो उसी टाइम में ये घोषित किया जाता है। तो एक साल में तो 2-3 फसल हो जाता है। तो जो 23-24 प्रोडक्ट है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उपजते हैं, तो उसके अंतर्गत 2 बार 3 बार भी ये घोषित किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि एक ही बार घोषित किया जाए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है इसमें कि एमएसपी की घोषणा मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर की जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो 30 का सही आंसर हो गया सी, केवल 3। 31 और इसमें कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में पटना में 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था। तो देखिए पटना में जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था जुलाई 3, 1857 को, ये पटना के जो एक बुक सेलर थे जिनका नाम था पीर अली, उन्हीं के लीडरशिप में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर बाद में उस टाइम में पटना का जो कमिश्नर हुआ करता था विलियम टेलर हुआ करता था, जो 25 जुलाई को 3 जुलाई को स्टार्ट होता है, 25 जुलाई को पीर अली सहित कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो 31 का सही आंसर हो गया आपका डी, विलियम टेलर क्या किए हैं, पटना में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसको दबाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32 और इसमें कहा जा रहा है 32 में निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़े में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला दिया है विक्रम देव चरित्र, ये बिल्हन के द्वारा लिखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। उसके बाद है मुशीक वंश, ये मोहम्मद फैजल के द्वारा लिखा गया है, नहीं, ये उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अतुल के द्वारा लिखा गया था एक 11वीं सेंचुरी में। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 का बी। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। राजतरंगिणी कलहन की रचना है, बिल्कुल सही, तीसरा सही है स्टेटमेंट। राजतरंगिणी जो है ये कश्मीर की सुंदरता को दर्शाया है, तो राजतरंगिणी जो है कलहन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रामचरित ये लिखा गया है संध्याकर नंदी के द्वारा, तो ये भी क्या है, इसका सही है, ठीक। तो ए सी डी सही है और बी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर है 33, इसमें कहा जा रहा है बलबन ने रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी। तो बलबन जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, ये दिल्ली के सीमा पर जब लूटपाट करने वालों के खिलाफ अपनाई थी। तो सही आंसर हो गया 13 का ए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 नंबर, किस एंग्लो मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था। तो देखिए टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था एंग्लो मैसूर युद्ध। पहला हुआ था 1767 से लेके 1769 तक, दूसरा हुआ था 1780 से लेके 1784 तक। तो यही दूसरा एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था, तो इसमें क्या किया गया था, मराठा और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था, जिसका पीरियड कितना था, 1780 से लेकर 1784 तक ये युद्ध चला था। फिर तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की बात आती है, तो ये 1790 से 94 के बीच लड़ा गया था, और चौथा लड़ा गया था 1799 में। तो दूसरा कब लड़ा गया था, अभी बताए हम, दूसरा लड़ा गया था 1780 से लेकर 1784 में। इसमें मराठा और निजाम दोनों ने मैसूर का साथ दिया था। तो सही आंसर हो गया 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है कि प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था। तो देखिए ये हुआ था 22 दिसंबर 1939 को, कांग्रेस के कैबिनेट ने रिजाइन मार दिया था, और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसका वजह क्या था कि जो उस टाइम में वायसराय था वो क्या किए थे, बिना सलाह किए ही दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सम्मिलित कर दिया था इंडिया को। मतलब विश्व युद्ध में बिना सलाह से भारत को सम्मिलित करने के कारण ही जो प्रांतों में कांग्रेस का सरकार था वो क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो सही आंसर हो गया इसका डी, 35 का डी। क्वेश्चन नंबर है 36, और इसमें कहा जा रहा है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ये 5 मार्च 1931 को ये साइन किया गया था। तो सही आंसर इसका कौन सा हो गया, 36 का बी, 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर है 37, इसमें कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात निम्न में से किसने की थी। तो सबसे पहले जो ये द्विराष्ट्र का, जो इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये बात सबसे पहले की गई थी। तो सही आंसर हो गया इसका ए, सर सैयद अहमद खान। सही आंसर हो गया इसका ए, 37 का ए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो ये बनाया था किसके द्वारा, तो ये बनाया गया था शिशुनाग वंश के, शिशुनाग डायनेस्टी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, मतलब कि जो अवंती था उसको मगध में मिला लिया था। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहला डायनेस्टी कौन था, तो हरियंका वंश था। उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी आया, फिर नंदा डायनेस्टी आया, फिर मौर्य डायनेस्टी आया। तो याद रखिएगा, अवंती को मगध में मिलाने वाला कौन शासक था, तो ये थे शिशुनाग डायनेस्टी के राजा या किंग। क्वेश्चन नंबर है 39, इसमें कहा जा रहा बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए पहले जो था बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बाद में जो बौद्ध जी के मतलब महात्मा बुद्ध के जो एक फॉलोअर थे जिनका नाम था आनंदा, उसके रिक्वेस्ट पर जो महिलाओं को अनुमति मिल गया प्रवेश करने का। तो ये कौन थी, इनकी ही जो मम्मी थी, जो स्टेप मदर बोलते हैं, वो प्रजापति गौतमी। तो सही आंसर हो गया 39 का बी, 39 का सही आंसर हो गया बी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा अली गौहर ने 1760 ईस्वी में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था। तो ये डाला था पटना पर। सही आंसर हो गया 40 का बी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
और इन्हीं का नाम क्या हुआ, अली गौहर का ही नाम था क्या, शाह आलम द्वितीय। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ये इन्हीं के साथ, जब 1764 वाला युद्ध जब बक्सर का हो जाता है तो ये अली गौहर या शाह आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई थी यही साइन किए थे। तो सही आंसर हो गया 40 का बी। 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी। तो देखिए ये जो पंडिता रामाबाई की जो रचना थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये रचना थी पंडिता रामाबाई की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। और उसके बाद देखिए इसके अलावा बाकी जो बुक लिखा गया था सब पुस्तक का नाम है। जैसे आप मदर इंडिया की बात करें तो ये कैथरीन मायो के द्वारा ये लिखा गया है, जो एक ब्रिटिश महिला थी। उसके बाद दूसरा बुक है यहाँ पर इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है BR नंदा के द्वारा। उसके बाद है तीसरा वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो BC लॉ के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो एक बार देख लीजिएगा ये बुक किसके द्वारा रचना किया गया था। तो बाकी ये जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये लिखा गया है पंडिता रामाबाई के द्वारा, जो कि औपनिवेशिक काल में जो महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई थी इस बुक के माध्यम से। तो सही आंसर हो गया 41 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग में इसमें सुमेलित है, कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि दिल्ली दरबार, 3 बार दिल्ली दरबार लगा था, तो हम लोग 3 बार में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। बिल्कुल सही, लॉर्ड लिटन के टाइम में कब हुआ था, तो ये टाइम था 1877 का टाइम था जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट यही इसका आंसर भी है। दूसरा है इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। नहीं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये 1919 की बात आ जाती है। ठीक है, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1919 में आता है ये गवर्नर जनरल बन के। बाकी अगर हम लोग ऐसे बात करें तो रेलवे का जो स्थापना या स्टार्ट किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और ये कार्यकाल था 1853 का टाइम था ये। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट बी गलत हो गया। तीसरा है कि सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा किया गया था। नहीं, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब, 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तीसरा है भारत की द्वितीय जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो देखिए ये द्वितीय जनगणना 1891 में हुआ था। पहली बार जो हुआ था वो जो 1871-72 के टाइम में हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम में, वो सक्सेसफुल तो हो नहीं पाया। तो दूसरा सक्सेसफुल हुआ किसके टाइम में, ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, और जो कि सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेसफुल के दृष्टि से अगर देखें तो ये दूसरा जनगणना 1891 में लैंसडॉन के टाइम में हुआ था। तो ये तीसरा डी वाला स्टेटमेंट भी इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 42 का ए। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 43, और इसमें कहा जा रहा है साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन निम्न में से किस नेता का है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। सही आंसर हो गया 43 का बी। क्वेश्चन नंबर है 44, और इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती सार्वजनिक संघों में से कौन सा उसके स्थापना वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बना था उससे पहले कई सारे संस्था का संगठन या गठन किया जा चुका था, तो उसमें से कौन सा है ये जो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला पूछा जा रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1837 में किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1837 में किया गया था, सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन 1843 में किया गया था, ये भी सही है। उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1852 में किया गया था। नहीं, ये 1852 में नहीं किया गया था, ये जो है जब क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था उससे थोड़ा दिन पहले इसका गठन हुआ था। तो सी वाला जो है गलत है। डी वाला देख लेते हैं हम लोग। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना 1852 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो ए बी डी जो है सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1852 में नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर है 45, और इसमें कहा जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में
दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, असत्य कथन हम लोग को ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था। बिल्कुल सही, इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था। इसका ये जो स्थापना किया गया था दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या था, एक क्षेत्रीय अनुदान था। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है, जो इक्ता धारक थे उसको मुक्ति कहा जाता था। अगला स्टेटमेंट है, राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, ये भी सही है। और ये किस टाइम में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में हुआ करता था, जिस टाइम में इल्तुतमिश हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के किंग। तो डी क्या है, मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता है, नहीं, ये जो है गलत है। बाकी ए बी सी जो है ये सही है। हमको असत्य कथन चूज करना था, तो इसका सही आंसर कौन हो गया, डी। 45 का सही आंसर डी हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन का रहा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था 1934 में पटना में। सही आंसर हो गया इसका बी, पटना में। ठीक है, इसके जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को, और प्रेसिडेंट बने थे आचार्य नरेंद्र देव। और भी मेंबर थे, जैसे राम मनोहर लोहिया की बात कर देंगे, उसके बाद बसवंत सिंह की बात करेंगे, मीनू मसाई की बात करेंगे, यूसुफ मेहर अली, जो इस सब के और भी मेंबर थे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कब, 1934 में पटना में। 46 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा, पूना समझौता पर किन दो नेताओं के हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूना समझौता कब हुआ था। ठीक है, और इस पर जो साइन हुआ था भीमराव अंबेडकर जी एंड मदन मोहन मालवीय का साइन किया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका सी, भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। तो ये पूर्वी प्रदेश का जो राजधानी हुआ करता था मौर्य काल में, वो कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। अगर उससे पहले हम लोग जाए, हरियंका वंश की बात करें तो राजगीर हुआ करता था। फिर शिशुनाग वंश में आए तो वो लेके चला गया कहाँ, कैपिटल वैशाली। और फिर उज्जैन, हरियंका वंश के जो अजातशत्रु के बाद जब आता उज्जैन का काम था, या उसी के द्वारा कैपिटल लाया गया था राजगीर से पाटलिपुत्रा। और फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी जब आए तो अपना कैपिटल लेके चले गए कहाँ पर, वैशाली। फिर उसी शिशुनाग डायनेस्टी में काला अशोक आते तो फिर अपना कैपिटल लेके आ गए कहाँ पर, वैशाली से पाटलिपुत्रा लेके आ गए। तो मौर्य काल में जो राजधानी हुआ करता था पूर्वी प्रदेश का, वो कहाँ पर, पाटलिपुत्रा में। तो सही आंसर हो गया 18 का बी। और अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग कलिंगा की बात करें तो तोसील इसका राजधानी था। अवंती की बात करें तो उज्जैन था। तो ये सब था, एक बार देख लीजिएगा। उस टाइम में 16 महाजनपद थे, उस सारे का कैपिटल आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 48 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 49, प्रथम जैन संगति सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए प्रथम जैन संगति से संबंधित कुछ बात हम लोग देख लेते हैं। पहले तीर्थकर जो थे जैन धर्म के, वो कौन थे, ऋषभदेव थे। और लास्ट और 24वें नंबर पे थे महावीर। पहला जैन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था पाटलिपुत्रा में, और इसमें दो भाग में जो जैन धर्म विभक्त हो गए थे। एक हुए थे श्वेतंबर, एक हुए थे दिगंबर। श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो होते थे बिना कपड़े के होते थे। तो श्वेतंबर जो थे वो स्थूलभद्र के फॉलोअर थे, और दिगंबर जो थे वो भद्र बाबू के फॉलोअर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ चले गए थे जैन धर्म को फैलाने में। तो पहला जैन संगति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्रा में, और इसके जो अध्यक्षता किया गया था, ये किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 49 का ए। क्वेश्चन है 50 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो देखिए ये जो बाजार नियंत्रण के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो गया सी। अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे पहला सुल्तान था जो कि जो रेंट कलेक्ट करते थे ज़मीन को नाप के। ठीक है, कलेक्ट रेंट बाय द मेजरिंग लैंड, मतलब ज़मीन को मेजर करके उस पर रेंट को कलेक्ट करते थे। बाकी अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे थे कि जो कि क्या किए थे, ग्राजिंग मतलब घास जो चरते थे उस पर भी क्या किए थे, टैक्स इम्पोज किए थे। हॉर्स पे भी, हॉर्स रेंट बोला जाता है, हॉर्स टैक्स कहा जाता है, उस पर हॉर्स पे भी ये टैक्स लगाए थे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू था वो 50% लैंड रेवेन्यू था, और इसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एक डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान मुश्तराज। ठीक है, तो 50 का सही आंसर हो गया सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है
कि दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। देखिए दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था किसे? निजामुल मुल्क आसिफा। तो सही आंसर इसका डी हो गया। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, निजाम उल मुल्क असफ जाह को। ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया गया था कि हैदराबाद स्टेट का एस्टैब्लिश किया गया था 1724 ईस्वी में। ठीक है, तो 51 का सही आंसर हो गया डी। इसमें कहा जा रहा है 52 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ की स्थापना की जो कि कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका स्थापना किया गया था बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1876 में, जुलाई 1876 में। बाद में जाके ये संस्था कांग्रेस में जाके मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को इंडियन फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस एंड द बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे कार्य इसे किया गया है। इसके द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 1814 में ये इसके द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। फिर कलकत्ता में भी मतलब आइडल वर्शिप को क्या किए थे, मना कर दिए थे। बहुत सारे ऐसे, जैसे ब्रह्मो समाज का स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम लोग बात करें सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो सही आंसर हो गया इसका 53 का राजा राम मोहन राय को। नंबर है 54, इसमें कहा जा रहा है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी हुआ करता था बिहार शरीफ। सही आंसर हो गया इसका ए। तो इसका उस टाइम में तुगलक पीरियड में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करता था, जो मॉडर्न अभी नालंदा कह सकते हैं, उसी के आसपास में ये जो था। इस टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये सिटी जो बिहार शरीफ था, इसमें बुद्धिज्म का सेंटर माना जाता था, क्योंकि यही बिहार शरीफ में ओदंतपुरी महावीरा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो यही बिहार शरीफ में ये था। उसके बाद तुर्क काल में इसको कहा जाता था अर्जे विहार कहा जाता था, लैंड ऑफ विहार कहा जाता था। तो सही आंसर हो गया 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, ये कथन दिया हुआ है, कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूँ। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 55 का बी। देखिए एकदम स्टेटमेंट वाला बहुत सारा क्वेश्चन अभी आता है बीपीएससी में, तो इसको एकदम देख लीजिएगा। एक बार और हम पढ़ देते हैं। यह कथन किसका है? कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता बनूं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सही आंसर हो गया 55 का बी। क्वेश्चन नंबर है 56, इसमें कहा जा रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने कितने चुने हुए अनुयायी के साथ अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा के साथ की थी? तो देखिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहे या सविनय अवज्ञा आंदोलन कहे, इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को किया गया था। वो अपने 78 आदमी के साथ जो है साबरमती आश्रम से चलते हुए दांडी पहुँचे थे, 200 माइल की दूरी कवर किए थे। ठीक है, और वहाँ पे जाके नमक कानून तोड़े थे। तो इसका सही आंसर हो गया ए। उसके साथ कितने लोग थे? 78 लोग थे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में किसके बारे में लिखा था कि एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा, या उसे मतलब किसके बारे में ये कहा गया था? तो ये कहा गया था रानी गाइदिन्यू के द्वारा। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कहा गया था। ये जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो 1937 के टाइम में कहा गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इसके एक रानी हुआ करती थी। ये कहाँ की? तो ये नॉर्थ ईस्ट की हुआ करती थी, किसी नागालैंड वगैरह स्टेट की बात कर सकते हैं। तो वहाँ उतने सारे उस टाइम में तो सोशल मीडिया थी नहीं जो ये फेमस हो पाती। तो इन्हीं के बारे में कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, एक दिन आएगा जब भारत भी उसे याद करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा जा रहा है रहनुमाई मजदाइसन सभा किस धर्म के सुधार के लिए एक आंदोलन था?
तो देखिए ये जो है ये 1851 में स्थापित किया गया था बॉम्बे में, और ये संबंधित थे किससे? पारसी धर्म से। तो सही आंसर हो गया 58 का ए, पारसी धर्म से संबंधित थे। नंबर 59, इसमें कहा जा रहा है किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो देखिए उस टाइम में मुगल के जो राजा हुआ करते थे अकबर II, उसी के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये 1835 के टाइम है। तो और इन्हीं के द्वारा जो है इनको भेजा गया था, अकबर II के द्वारा इनको भेजा गया था इंग्लैंड, क्योंकि इनका पेंशन रोक दिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 59 का बी, अकबर शाह II के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करे और खुद को किसानों और मजदूर वर्ग के करीब लाए? तो ये कहा गया था 1936 में कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, इसी में ये नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। तो सही आंसर हो गया 60 का ए, लखनऊ सत्र 1936। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में, ये अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 61, इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? तो ये बुक है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। इसका पब्लिश किए थे 1934 में। तो सही आंसर हो गया इसका डी, सुभाष चंद्र जी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, इसमें कहा जा रहा है फरवरी 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ब्रसेल्स में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के राजनीतिक निर्वासितों और क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित कांग्रेस राष्ट्रीयता अपरेस्टेड नेशनलिस्ट के किसने भाग लिया था? नेशनलिटीज ने किसने भाग लिया था? इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सही से हम पढ़ नहीं पाए। तो 62 का सही आंसर हो गया बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं के द्वारा भाग लिया गया था। 63, और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में द्वैत शासन का व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो देखिए जब बिहार में ये 1764 में एक युद्ध होता है जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। इसमें मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय और अली गौहर नाम है शाह आलम द्वितीय का, और ये जो है दीवानी राइट प्रदान किया गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके लिए? बिहार के लिए, बंगाल के लिए एवं उड़ीसा के लिए। ठीक है, तो ये 1765 से ये लागू हो गया था। तो ये सही आंसर कौन हो गया? 63 का ए, 1765 में लागू हुआ था बिहार में द्वैत शासन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में किस मगध शासक को उग्रसेन कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ में जो है ये महापदानंद को कहा गया है उग्रसेन। तो सही आंसर हो गया इसका डी। अब ये बताना आप लोगों को कि ये महापदानंद किस वंश से मतलब बिलोंग करते थे, किस डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे? कमेंट बॉक्स में हमको बताइए आप लोग। 65, इसमें कहा जा रहा है पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो देखिए पटना में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो पीर अली के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। यह 12 जून, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 12 जून रोहिणी में स्टार्ट हुआ था। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था पटना में वो 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट हुआ था। पीर अली को अरेस्ट कर लिया गया था एक ही दिन के बाद, मतलब 4 जुलाई को इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर इसको लटका दिया गया 7 तारीख को, मतलब 7 जुलाई को। उस टाइम में पटना के कमिश्नर हुआ करते थे टेलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें कहा जा रहा है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापीय साम्य में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए कौन सी होगी? ठोस और तरल होगा, ये होगा ना। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ए बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें कहा जा रहा मुंह का पीएच निम्न में से कम होने पर दांत सड़ना शुरू हो जाता है। तो देखिए अगर मुंह का अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो तो दांत वगैरह सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हमको ये बताइए कि ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, अम्लीय है या क्षारीय है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए ये। ठीक है, अगर मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो क्या होगा? दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो ये करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को।
जिसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाता, इंसुलिन उसमें नहीं होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ढंग से पचा नहीं पाता। तो सही आंसर हो गया कौन सा इसका, 68 का बी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। इसमें कहा जा रहा पायरुवेट नामक 3 कार्बन अणु में ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु के टूटने का पहला चरण कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है, इसका सही आंसर है साइटोप्लाज्मा में होता है। 69 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें कहा जा रहा है कि रक्त में एक द्रव माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें कोशिकाएं निलंबित रहती है। प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है। तो देखिए ये जो परिवहन करता है ये ऑक्सीजन का भी परिवहन करेगा और नाइट्रोजन अविष्ट पदार्थ का भी करेगा। तो सही आंसर हो गया कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक, बी एवं सी। 71 मायोपिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन सही नहीं है और मतलब असत्य कथन को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि मायोपिया वाले व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से अधिक निकट होता है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बिल्कुल सामने बनता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है नेत्र गोलक के संकुचन के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, नहीं, ये संकुचन नहीं, ये नेत्र गोलक के बढ़ जाने से होता है। तो यही क्या है, स्टेटमेंट सही है और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आँख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। 71 का सही आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर और इसमें कहा जा रहा है किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा होता है, ऐसा करने पर चालक में ताप प्रभाव बन जाएगा। तो देखिए ताप क्या हो जाएगा, डबल होगा, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका क्या, डी, 72 का डी होगा। सही आंसर इसका डी हो गया, 72 का। देखिए बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, चलिए फिर भी इसका हम पढ़ के आंसर आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय समूह या समूह में हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है 73 का डी, केवल मी, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए जब भी हम लोग मुंह में खाना लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सेलिवा के द्वारा एमाइलेज क्या होता है, रिलीज किया जाता है। तो सही आंसर हो गया, यही मिक्स होता है सबसे पहले। तो सही आंसर हो गया 74 का सी। 75 नंबर, बहुत कम गलनांक के कारण निम्न में से कौन सी धातु आपके हाथ की हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। तो इसमें दो है, ये गैलेनियम और ये सीजियम जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है। ये जैसे ही आप हाथ पे रखेंगे, मतलब इवन द रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। हाथ पे रखने पर भी ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब आंसर हो गया ए एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक पीली लौ देगा। तो ये कौन सा है, तो ये है असंतृप्त कार्बन यौगिक, इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो 76 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचाए गए और अवशोषित वसा को ले जाता है और बाह्य कोशिका स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये लिम्फ्स के द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो गया 77 का ए। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है। तो ये करता है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पल करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, RBC का एवं WBC का। तो 78 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहा निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारण से मिलान कीजिए। तो चलिए पहला रोग है खैरा, मतलब यहाँ रोग का नाम दिया है, यहाँ किसके डिफिशियंसी से होता है ये बताना है। तो पहला जो खैरा रोग है वो जिंक के डिफिशियंसी से होने वाला रोग है। तो एक का कौन सा हो गया, एक का हो गया डी, जिंक के डिफिशियंसी से कौन होगा, खैरा होगा, मतलब हो गया एक का डी। दूसरा दिया हुआ है एनीमिया, एनीमिया किसके कमी से होता है, तो ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आयरन का जब डिफिशियंसी हो जाएगा शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा, ये होगा एनीमिया। तो इसका हो गया सी। और तीसरा है स्कर्वी,
विटामिन सी की कमी अगर आपके बॉडी में हो जाता है तो स्कर्विक नाम का रोग होगा, जो कि आपके जो दांत का गम है उससे ब्लड निकलने का संभावना रहता है स्कर्विक रोग में। तो स्कर्विक किसके कमी से? विटामिन सी के कमी से। तो इसका हो गया ए। उसके बाद है घेघा। घेघा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो 4 का हो गया आपका बी। मिलाइए आंसर कौन सा है? तो ये आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। खैरा किसके कमी से? जिंक के डिफिशियंसी से होगा। एनीमिया किसके? आयरन के डिफिशियंसी से होगा। स्कर्वी किससे? विटामिन सी के कमी से। और घेंघा रोग होगा आयोडीन के कमी से। तो 79 का सही आंसर हो गया डी। नंबर है 80। इसमें कहा जा रहा उत्तक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है। इसके लिए एक बहुकोशिकीय जीव में उत्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सर्म का विभाजन के द्वारा। 80 का सही आंसर हो गया आपका बी, सर्म के विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात हो रही है, ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, है ना। तो किसमें कम होगा? तो सबसे कम होगा किसमें? कांच में। ठीक है, क्योंकि कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतने ही कम क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। अगर मान लीजिए हीरा की बात करें, उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है, तो उसमें जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है। और ग्लास का होता है 1.5 के आसपास। और एयर का होता है 1। ठीक है, चलिए। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसको अगर डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सही आंसर हो गया 81 का ये कांच का, क्योंकि कांच का क्या होगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें ज़्यादा है। तो ज़्यादा कितना है? इसका कांच का है 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन चलिए फिर भी पढ़ते हैं। काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ, पैर आदि को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है इससे संबंधित? तो देखिए कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। देखिए, और हम आंसर आपको बता देते हैं। तो इसमें जो सही आंसर दिया है ये दिया हुआ है डी। इसमें कह रहा है कंकाल की मांसपेशियां हड्डी को स्थानांतरित करने के लिए कंडरा को अनुबंध और खींचती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। 83, इसमें कहा जा रहा है गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो वह क्या है? तो गन्ने के पौधे का सिरा यदि खेत से हटा दिया जाए तो भी वह लंबाई में बढ़ता रहता है। यह उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें क्या होता है? ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के चलते ये होता है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। 83 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। इसमें कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल के बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सा नहीं है? ये है नहीं है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बाकी ताप, टेम्परेचर, सनलाइट और जल जो होता है कहाँ? एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त करता है। लेकिन ये जो है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पौधे का खुद का होता है, मतलब इंटरनल चीज हुआ ये। तो 84 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें कहा जा रहा है अधिकांश तत्व रासायनिक संयोजन में भाग लेने का प्रयास क्यों करते हैं? तो देखिए, इसमें जो भाग लेने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ठीक है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये भी जितने भी अक्रिय या इनर्ट गैस है सबका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो सही आंसर हो गया 85 का बी। 2 एवं 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ये कहाँ पर होता है? ये ह्यूमन बॉडी में, ये लीवर में होता है जिसको यकृत कहा जाता है। तो 86 का सही आंसर हो गया आपका ए, यकृत। 87 है। इसमें कहा जा रहा है हमारे शरीर में पेशाब का सही रास्ता चुनें। तो सही कौन सा है? तो देखिए एक बार हम आंसर बता देते हैं। आपका सही है 87 का सी। पहले किडनी, फिर यूटेरस, फिर यूरिनल ब्लैडर, फिर यूरेथा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका सी 87 का। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर और इसमें कहा जा रहा है गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है?
तो देखिए ये जो है कौन कौन शून्य हो सकता है, तो ये हो सकता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी शून्य हो सकता है। ठीक, उसके बाद कौन हो सकता है, तो उसके बाद विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, चलिए 88 का सही आंसर हो गया सी, 1 और 4 इसका सही आंसर है। 9, इसमें कहा जा रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है क्या चीज़ से। तो देखिए एक इफेक्ट है जिसको डॉपलर इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, किसके हेल्प से, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के हेल्प से। तो सही आंसर हो गया कि ये कृत्रिम उपग्रह को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें क्या कर रहा है, जब एक बर्नर द्वारा लगातार उबलते पानी में गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होगा। तो देखिए ये क्या होता है, क्या पूछा गया है कि बहुत धीमी से गति करता है, नहीं। भाप बनने तक तेज़ी से रहता है, नहीं। पहले उगता है फिर स्थिर हो जाता है, मतलब पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, नहीं। इसमें क्या होगा, सही आंसर दिया है 90 का डी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। 90 का सही आंसर हो गया डी। नंबर 91, और इसमें कहा जा रहा है कि शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो ड्राई सेल होता है उसमें उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो गया अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, दर्पण के पीछे चांदी की कलाई के व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है ग्लूकोज का। सही आंसर हो गया 92 का सी। ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 92 का सी। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, एक असत्य कथन पहचान करना हमको। तो ये जो आप डी नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, डी नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये असत्य कथन है। ठीक है, ये सही नहीं है। एक सेकंड, ये जो है डी नंबर ये क्या है, असत्य है, बाकी सब जो है सही है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स, बाकी सारे स्टेटमेंट ए बी सी जो है ये सारे सही है। इसमें कहा रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, मतलब रिलीज करता है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहा फाइब्रोनेंस प्लाज्मा में उपस्थित होता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और ये जो है थक्का बनने में मदद करता है ब्लड को। तो डी नंबर गलत है, बाकी सब जो है सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तापमान बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटना का सेट बढ़ेगा या बनेगा। देखिए जब इवोपरेशन, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब ये रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल है उसका किनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर ड्यू टू इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। किनेटिक एनर्जी पार्टिकल का बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसमें थोड़ा सोचिएगा, तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा जा रहा है डबल रोटी एवं बियर बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फंगस जो है उसको ईस्ट भी कहा जाता है, फंगस को ईस्ट कहते हैं हम लोग। इसको ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में हम लोग मदद लेते हैं। फंगस जिससे आप पेंसिलिन भी बनता है ना। उसके बाद सेल वॉल जो फंगस का होता है वो बना होता है चिटिन का। तो इसका सही आंसर हो गया आपका कौन सा, 95 का, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें कहा जा रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है। तो ये है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो ये है वेस्ट चंपारण में 3 है। उसके बाद जमुई में 2 है, मुंगेर में 1 है एवं बेगूसराय में भी 1 है। तो सही आंसर हो गया 96 का सी। 97, नेपाल को पूर्व से पश्चिम तक स्पर्श करने वाले बिहार के निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित करें। मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आना है तो सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर उसके बाद यह कौन है, फिर सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट कौन है, ये पूछा जा रहा है।
तो देखिए आपको पता होगा 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बिहार को जो टच करता है नेपाल के बॉर्डर, लगभग 720 किलोमीटर। अगर पूर्व से अगर हम लोग आए तो किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, ईस्ट चंपारण है, फिर वेस्ट चंपारण है। तो इसमें देखिए मिला लीजिए, सबसे अगर पूर्व में जाएगा तो क्या आएगा आपका, अररिया आएगा, है ना। फिर उसके बाद सुपौल आएगा, मतलब 4 3 हो गया, फिर आएगा मधुबनी और फिर आएगा सीतामढ़ी। तो इसका सही क्रम अगर हम लोग देखें तो पहले आएगा 4 नंबर अररिया, फिर 3 नंबर सुपौल, फिर मधुबनी 1 नंबर, फिर 2 नंबर आएगा आपका सीतामढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से स्पर्श करता है। ठीक है, लाल सागर कहाँ पर है, लाल सागर जो मेडिटेरियन, जो आप लोग जाने होंगे स्विस कैनल, वो लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। तो इसमें कौन कौन से देश इसको टच करता है, ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसमें जो टच करता है, अगर हम लोग कंटिनेंट वाइज बात करें तो इसमें अफ्रीका का कंटिनेंट, एशिया का कंटिनेंट, ये सब टच करता है। और इसमें कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो यमन, इजिप्ट एवं सूडान जो है टच करता है। तो सही आंसर हो गया इसका बी, यमन, मिस्र, ठीक है, इजिप्ट कहा जाता है एवं सूडान। सही आंसर हो गया आपका 98 का बी। नंबर है 99 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ग्रेट लेक्स में निम्नलिखित में से कौन सा झील शामिल नहीं है। तो देखिए ये एक लेक है, 5 लेकों का एक ग्रुप है जो कि यूएसए, बेसिकली एक कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, ये कह सकते हैं। इसमें 5 लेक है, 5 लेक का नाम है लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक मिशन और लेक इर्री, लेक ओरिएंटो। ये 5 लेक है। इस पांचों लेक में अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें तो लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ा है और ओरिएंटो, लेक ओरिएंटो जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। ये जो है यूएसए एवं 4 लेक जो है कनाडा में है और एक जो है यूएसए में लोकेट करता है। तो इसमें आप देखिए सुपीरियर, हुरून एंड मिशिगन, ये सारे लेक है। 2 इसके अलावा और भी है। ये विनिपेग लेक जो है ये इसमें संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो गया 99 का डी। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें जो है अगर 38 डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग बात करें तो 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट एवं सुपौल आता है, ये टोटल जो है ये 5 में आते हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट जो है सेस्मिक जोन जो है 4 में आते हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट आता है सेस्मिक जोन 3 में आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया आपका 100 का सी, मतलब 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो भूकंपीय क्षेत्र 5 में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन है 101 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित जलोढ़ निक्षेपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। जिसमें आपका देखिए ये मिट्टी दिया हुआ है, तराई मिट्टी, खादर मिट्टी, भंगर मिट्टी, भावर मिट्टी। ठीक है, इसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज करना है। तो जो जलोढ़ मिट्टी का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, सबसे उत्तर में कौन सा है, तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे उत्तर में होगा आपका भावर। ठीक है, भावर के बाद आता है तराई रीजन, ये पहले आ जाएगा भावर। ठीक, 1 नंबर पे। फिर उत्तर से हम लोग नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। फिर तराई मिट्टी आएगा, पहाड़ से जस्ट निचले वाला जो बिहार के बॉर्डर वाला एरिया पे है, नेपाल और बिहार वाला बॉर्डर पे। उसके बाद आता है कौन सा, उसके बाद आएगा आपका भांगर, और फिर आता है खादर मिट्टी जो कि गंगाई मैदान में, जो गंगा के अगल बगल होता है वो। तो सही आंसर हो गया इसका ये, पहले हो गया भावर, फिर तराई, फिर हो गया भांगर और फिर हो गया खादर। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 101 नंबर का सही आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। 102 कहा जा रहा है प्रादीपीय जल निकासी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही है, ये सही कथन हम लोग को चूज करना है। तो इसमें दिया हुआ पहला कथन दिया हुआ है कि प्रादीपीय अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। बिल्कुल सही, जो प्रादीपीय अफवाह तंत्र है या जो रिवर सिस्टम है वो हिमालय से क्या है, पुराना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिम तट के समीप स्थित पश्चिम घाट प्रमुख प्रादीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी क्या है, सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और पश्चिमी की तरफ बहते हुए कहाँ पर, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये दोनों नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। 102 का सही आंसर हो गया, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है
दक्षिण बिहार के मैदान की कौन सी नदी दो नदियों के संगम से बनती है? तो देखिए ये नदी है फाल्गु नदी, ठीक है। ये दो नदियों के संगम से बनती है। ये हिंदू के लिए भी पवित्र है और बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ये दो नदी के मिलने से बनती है, एक नीलांजन नदी और दूसरा है मोहाना नदी। ये दोनों नदी मिलकर क्या बनती है? फाल्गु नदी बनती है। 103 का सही आंसर हो गया बी। नंबर है 104। समताप मंडल में 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिसका कारण क्या कारण है कि वो बढ़ने लगता है? तो देखिए जो समताप मंडल है इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। जब 20 मंडल हाइट पे जाएंगे तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर पहले ये समताप मंडल में क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करने लगता है। तो इसका मुख्य कारण है कि ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ये समताप मंडल में ही है, सॉरी ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है क्या समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। पहला लेयर कौन सा हो गया? पहला लेयर होगा ट्रोपोस्फीयर, दूसरा हो गया समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन लेयर है, जिसके चलते वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है अचानक, तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? तो ये इंदस एवं सतलज नदी के बीच है, मतलब सिंधु एवं सतलज नदी के बीच है। इसी को कहा जाता है क्या, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार माना जाता है। सही आंसर हो गया ए। 106, इसमें कहा जा रहा बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखिए अगर पहला पूछता तो कौन हो जाता है, कैमूर। दूसरा पूछा जा रहा है तो ये कौन सा हुआ, वेस्ट चंपारण हो गया। सही आंसर हो गया इसका वेस्ट चंपारण, क्योंकि दूसरा पूछ रहा है। पहला कैमूर है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का जो है विस्तार है, लगभग 10 से 51.56 किलोमीटर स्क्वायर है, और पश्चिम चंपारण में कितना है, 903.34 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये जो है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है। सही आंसर हो गया बी। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट जो है ये सहारा डिजर्ट माना जाता है, और इसमें जो गर्म लू चलने वाली हवा है उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है खमसीन। सही आंसर हो गया 108 का सी। 109, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो लाल मिट्टी है, लाल नहीं, ताल मिट्टी, सॉरी ताल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाता है कहाँ पर, मुंगेर वाले इलाका में पाया जाता है। तो गंगा नदी के बैंक पे जो मुंगेर बसा हुआ है जिला, वहीं पर लगभग कितना 8 से 10 किलोमीटर के स्ट्रिप में ये मुंगेर के आसपास पाया जाता है। तो सही आंसर हो गया 109 का डी। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये भारत की बात कर रहा है, तो लगभग 8.6% पॉपुलेशन जो है ये है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो 110 का सही आंसर हो गया डी, 8.6%। 111 नंबर क्वेश्चन कहा है, अबरक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो देखिए अबरक की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ उत्पादन होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गया में, नवादा में, जमुई में, मुंगेर में होता है, लेकिन ये कैमूर में जो है अबरक का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर, लगभग 70% इंडिया ही अबरक का प्रोडक्शन करता है। तो वर्ल्ड में सबसे नंबर इसी का आता है एक में, ठीक है, लगभग 10 सालों से। फिर उसके बाद चाइना है, चाइना, उसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया को पछाड़कर चाइना जो है पहले नंबर पर आ गया है अबरक के प्रोडक्शन में। अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है अबरक का, और बिहार में बात करें तो गया के कोडरमा वैली के आसपास जो है बिहार झारखंड वाला इलाका में इसका मायका का एरिया माना जाता है, या वहीं पे प्रोडक्शन होता है। ये कैमूर में नहीं होता है। ठीक, 112, इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की हम लोग बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार की बात करें तो 935 है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें, किशनगंज में 971 है, कटिहार में 961 है, और गया में 960 है। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट था, किशनगंज, कटिहार एवं गया। और सबसे लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वैशाली, उसके बाद पटना आता है। ठीक है,
बिहार में सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 918 है। ठीक, तो इस हिसाब से आंसर हो गया 112 का ए। किशनगंज में सबसे ज़्यादा क्या है, बाल लिंग अनुपात है। 113 नंबर क्वेश्चन कहा, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए अभी हम लोग बात किए अबरक। अबरक किसको बोला जाता है? माइका को बोला जाता है, मिका को बोला जाता है। तो अबरक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? भारत करता है। जूट का प्रोडक्शन लगभग कितना, 70% वर्ल्ड का जो अबरक है भारत से ही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मिल्क का प्रोडक्शन में 1 नंबर पे भारत है। जूट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। जूट के प्रोडक्शन में 1 नंबर पे क्या है? भारत है। जिसका सही आंसर हो गया अबरक, जूट एवं दूध। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश में बिहार का एकाधिकार है? तो क्या चीज़ का है? तो ये है पायराइट का। सही आंसर हो गया सी। अब बिहार में ये पायराइट कहाँ पर होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। चलिए बता ही देते हैं। मेनली कहाँ पर? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है ये पायराइट। सही आंसर हो गया सी 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत में जलोढ़ मिट्टी जिसको एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो ये लगभग 40 से 45% भूभाग पे कौन सा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है जिसको एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। तो 115 का हो गया सही आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 116 और इसमें कहा जा रहा है किस देश ने FIH हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? तो ये जीता है जर्मनी के द्वारा। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था उड़ीसा में। नंबर 117, सागर सम्राट जिसे हाल ही में पुनः राष्ट्र को समर्पित किया गया है, क्या है ये? तो ये है मोबाइल अपतटीय उत्पादक इकाई है। सही आंसर हो गया 117 का डी। 118 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में विश्व विरासत की खतरे की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किस देश के हैं? तो ये है यूक्रेन के। सही आंसर हो गया 118 का ए। 119, किस संगठन ने एक पुनर्गठित निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है EPFO के द्वारा। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 120 और इसमें कहा जा रहा है भारत ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के स्थानांतरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश से किए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से किए हैं। ये जो 12 चीते लाए गए थे जिसमें से 7 मेल और 5 फीमेल थे जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। सही आंसर हो गया इसका बी, दक्षिण अफ्रीका। है 121 नंबर, किस राज्य का सांख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया आपका सी, 121 का सी। 122 नंबर क्वेश्चन का रहा है सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ये नाम रखा गया है आदित्य L1। सही आंसर हो गया इसका डी, आदित्य L1। ठीक है। नंबर 123, इसमें कहा जा रहा है किस राज्य की नदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा फॉर्मेशन से, एक सेकेंड, चलिए, किस राज्य की नदी घाटी में शोधकर्ताओं ने लेमेटा परफॉर्मेंस से टाइटनोसॉरस से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे मिले हैं? तो ये कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया 123 का डी। 124 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस संगठन ने वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 लिविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड प्रकाशित किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। सही आंसर इसका हो गया डी, आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर है 125, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। बाकी इस साल का जो थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, इसका रखा गया था थीम। मतलब क्या? वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। मतलब 125 का सही आंसर हो गया ए। 126 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई
पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, सही आंसर हो गया 126 का, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नंबर है 127। 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबरी की है? तो ये किया गया है 20 वनडे शतक। सही आंसर हो गया 127 का ए। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार सरकार ने राज्य में प्रथम चरण का जाति आधारित जनगणना कराई। ये कब से कब कराई थी? तो जनवरी 7 से जनवरी 21 तक। सही आंसर हो गया 128 का ए। नंबर है 129। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कितने राज्य के लोकसभा चुनाव जीता? तो वो देखिए टोटल जीते थे 3 राज्य के। सही आंसर है इसका सी। ठीक है, जबलपुर 2 बार जबलपुर मध्य प्रदेश से, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदाऊं से। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम जीते थे। और उसके बाद मधेपुरा बिहार से जीते थे, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से, तीनों जगह से ये जीते थे। ठीक, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है पुलिस पब्लिक अनुपात में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है बाड़मा। सही आंसर हो गया 130 का ए। फिर का क्वेश्चन है तो देखते जाइए आप लोग। ठीक, हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 जिले में बिहार के 2 जिला कौन कौन से हैं? तो ये जिला है बांका एवं कटिहार जिला को सम्मिलित किया गया है। सही आंसर हो गया 131 का ए। क्वेश्चन नंबर है 132 नंबर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए पहला कथन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में जो अभी 2021 में हुआ है उसमें 0.22% की वृद्धि हुई है। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है जो कि अभी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक कमी नागालैंड में हुई है। नहीं, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है। चौथा नंबर क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। तो ये क्या है? 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? डी 1, 2 एवं 4। यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोग को, अभी जो लेटेस्ट वाला 2021 वाला जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसको एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, बिहार का भी और इंडिया का भी। क्वेश्चन नंबर 133 है भारत के किस आईएनएस द्वारा अरब सागर में सबसे गहरा बचाव किया गया है? तो ये कौन है? तो ये आईएनएस निरीक्षक के द्वारा। सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 134 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। ये किसके द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश के है इंदौर नगर निगम के द्वारा ये किया गया है। तो सही आंसर को कौन हो गया? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब इंदौर नगर निगम के द्वारा जो है ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। 135 है, इसमें कहा जा रहा है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, क्या? ऑपरेशन दोस्त। सही आंसर हो गया 135 का डी। क्वेश्चन नंबर 136 है, इसमें कहा जा रहा है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से राज्य क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है, पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र को टोटल 56 गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो 161 मिला था। हरियाणा को कितना? 128 मिला है और मध्य प्रदेश को 96 मिला है। ठीक है, इसमें कितने गोल्ड मिले हैं वो देखेंगे हम लोग कभी बाद में। तो सही आंसर हो गया कौन सा? डी। 137, इसमें कहा जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें से जो है एक ही कथन सही है, सी। इसमें कहा जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 246 किलोमीटर लंबा है। तो यही जो है एक सही है, बाकी सब जो है क्या है? गलत है।
तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में 1586 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस होगा। नहीं, ये देखिए 1586 नहीं 1386 होगा और तब लंबा होगा, तो ये सही है। यह 6 राज्यों से होकर गुजरेगी। नहीं, ये 6 राज्यों से होकर नहीं गुजरेगी। ये कौन कौन से? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, एक और है इसमें, तो ये क्या है? एक ही इसमें सही है। दो मतलब क्या, ये 6 नहीं, ये 5 राज्य से होके गुजरेगी। नाम अभी बता दिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री को 8 फरवरी 2023 को संसद में एक विशेष हल्के नीले रंग के बिना आस्तीन की सादरी जैकेट पहने देखा गया। जैकेट बना था क्या चीज़ से? तो ये बनाया गया था एक सेकेंड, तो ये बनाया गया था क्या चीज़ के? प्लास्टिक की बोतलें से बनाया गया था। ठीक है, जो पूर्ण नवीनीकरण प्लास्टिक की बोतल होती है उससे ये कोट बनाया गया था। तो सही आंसर हो गया आपका 138 का ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति राज्यपाल में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर कर लेते इसको। तो कौन सा जो है मिलान सही नहीं है, ये चूज करना हम लोग को। तो देखिए इसमें सही नहीं है, जो गलत है उसको चूज करना है। पहला इसमें दिया हुआ है गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सीपी राधाकृष्णन को मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया, नहीं ये गलत है, ये झारखंड को बनाया गया था। ठीक है, झारखंड के राज्यपाल बनाए, इसको गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी 139 का, क्योंकि यही गलत है। दूसरा देख लेते हैं, रमेश बैस को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाया गया है, ये भी सही है। और उसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति मिली है, ये भी सही है। मतलब ए सी डी सही है, बी क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर है 140 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 140 नंबर में, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो फैक्ट्री है उसी के बगल में, मतलब कर्नाटक में किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है तुमकुरू। ठीक है, तो 140 का सही आंसर हो गया बी। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का है, 10 क्वेश्चन मैथ का है। तो यहाँ पे हम आंसर बताएंगे, जो लोग मिलाना चाहते हैं मिला लेंगे अपना बना के। 141 का सही आंसर है बी 18, और 142 का सही आंसर है बी 127। 143 का सही आंसर है 143 का सही आंसर है बी 168। 144 नंबर का सही आंसर है बी 64%, और 145 का सही आंसर है बी 8/11। 46 का सही आंसर है सी 22 मिनट। 147 का सही आंसर है सी 552 किलोमीटर, और 148 का सही आंसर है डी 114। 149 नंबर का सही आंसर है बी 6:6:5, और 150 का सही आंसर है सी 12। तो इसी के साथ 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो लास्ट देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल BPSC ऑनलाइन एकेडमी पर आप लोग को मिल जाएगा, कल तक ये मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो जितने से जितने हो सकता है फुल लेंथ टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।